हे गाइस, दिस इज विशाल एंड यू आर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल पंचायती ज्ञान। तो आज की इस वीडियो में हम लिबरलिज्म को पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो को देखने से पहले यदि आपने हमारी पिछली वीडियो को नहीं देखा, जहां मैंने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस के बीच में डिफरेंस समझाया है, तो जाकर उस वीडियो को पहले देखें, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करें। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी इस वीडियो को। देखिए, लिबरलिज्म को जब आप इंटरनेशनल रिलेशंस में पढ़ते हैं, तब आपको लिबरलिज्म को समझने के लिए लिबरलिज्म और रियलिज्म में बेसिक फ़र्क पता होना चाहिए कि लिबरलिज्म किस पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरनेशनल सिस्टम को डिस्क्राइब करता है और रियलिज्म के लिए इंटरनेशनल सिस्टम क्या है। सबसे पहले आप सभी को यहाँ इंटरनेशनल सिस्टम का मतलब समझना होगा। इंटरनेशनल सिस्टम का मतलब होता है कि हमारे सिस्टम में जो डिफरेंट टाइप के स्टेट्स होते हैं, जो डिफरेंट कंट्रीज़ होती हैं, वो एक दूसरे के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट करती हैं, उनके बीच में किस तरीके के रिलेशंस होते हैं, इसको ही हम इंटरनेशनल सिस्टम कहते हैं। तो अब जानते हैं कि लिबरलिज्म इंटरनेशनल सिस्टम को किस तरीके से डिफाइन करता है। अकॉर्डिंग टू लिबरलिज्म, देयर इज स्कोप ऑफ लिबर्टी, जस्टिस, टॉलरेशन एंड कोऑपरेशन इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। मतलब लिबरलिज्म के अकॉर्डिंग स्टेट्स के बीच में कोऑपरेशन पॉसिबल है। हम वॉर को प्रिवेंट कर सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पर और पीस को इस्टेब्लिश कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू लिबरलिज्म। बट वहीं जब बात हम रियलिज्म की करते हैं, तो वो इंटरनेशनल सिस्टम को कुछ इस तरह डिफाइन करता है कि हर स्टेट को सिर्फ अपने सेल्फ इंटरेस्ट से मतलब होता है और इंटरनेशनल लेवल पर कोई भी मोरल वैल्यूज़ नहीं होती, जैसे कि जस्टिस, लिबर्टी। जिस चीज़ से भी किसी स्टेट का सेल्फ इंटरेस्ट या नेशनल इंटरेस्ट जुड़ा होता है, उस स्टेट के लिए वही चीज़ जस्ट होती है और इंटरनेशनल लेवल पर किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को पीसफुली रिजॉल्व नहीं किया जा सकता। अल्टीमेटली कोई भी कॉन्फ्लिक्ट वॉर के द्वारा रिजॉल्व किया जाता है। इट मीन्स वॉर इज इनएविटेबल कंडीशन एट इंटरनेशनल लेवल अकॉर्डिंग टू रियलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए, तो अब आपने जान लिया कि लिबरलिज्म और रियलिज्म में बेसिक डिफरेंस क्या है, तो समझते हैं अब डिटेल में लिबरलिज्म को। देखिए, लिबरलिज्म थ्योरी ऑफ आईआर जो है वो लिबरलिज्म से इन्फ्लुएंस्ड है, जिसको वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स में पढ़ते हैं, जो कि जॉन लॉक के द्वारा 16th सेंचुरी में फेमस हुई थी और जॉन लॉक को ही हम फादर ऑफ लिबरलिज्म भी कहते हैं। देखिए, लिबरलिज्म की दो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो कि आईआर के स्कॉलर्स के द्वारा इंटरनेशनल रिलेशंस में अप्लाई किए जाते हैं। फर्स्ट, मैन इज रेशनल क्रिएचर, मतलब कि एक इंसान के अंदर रीज़न होता है और वो अपना अच्छा बुरा डिसाइड खुद कर सकता है और अल्टीमेटली वो अपने लिए बेस्ट ही डिसाइड करता है, ऐसा लिबरल थिंकर्स का मानना होता है। सेकंड, जो डिफरेंट इंडिविजुअल का इंटरेस्ट होता है, उसका सम करने पर ही कॉमन इंटरेस्ट बनता है सोसाइटी का। जैसे कि मेरा इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट और बाकी हर एक इंडिविजुअल का इंटरेस्ट यदि मिला लिया जाए तो वही हमारे सोसाइटी का कॉमन इंटरेस्ट बनता है, ऐसा लिबरल थिंकर्स का मानना होता है। और इन्हीं प्रिंसिपल्स को आईआर के स्कॉलर्स के द्वारा इंटरनेशनल लेवल पर अप्लाई किया जाता है। जैसा कि यहाँ बोला जा रहा है कि हर इंडिविजुअल और ग्रुप अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखता है, उसी तरह स्टेट्स भी अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखते हैं। बट यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाता है, जैसे कुछ कॉमन ग्लोबल प्रॉब्लम्स लाइक एनवायरनमेंट प्रॉब्लम्स के लिए स्टेट साथ आते हैं और यहाँ एक नेचुरल इक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाता है। इस हिसाब से लिबरल कहते हैं कि स्टेट्स के बीच में कोऑपरेशन और पीस को स्टेब्लिश करना पॉसिबल है। देखिए, लिबरलिज्म को समझने के लिए आपको वर्ल्ड वॉर 1 का थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना होगा। जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होता है तो सभी उसके रिजल्ट को देखते हैं कि कैसे मिलियंस लोगों की डेथ हो जाती है वर्ल्ड वॉर 1 में। तो आप
अब सभी के पास एक सवाल होता है कि आखिर स्टेट्स के बीच में लड़ाई क्यों होती है, जब किसी को भी उस वॉर से एब्सोल्यूट गेन नहीं होता, सभी को लॉस होता है, कोई भी स्टेट्स उस वॉर में विनर नहीं होते, तो आखिर स्टेट्स वॉर को प्रेफरेंस क्यों देते हैं। और इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए आईआर को एज अ सेपरेट सब्जेक्ट रिकॉग्निशन मिलता है कि आईआर के द्वारा इन स्टेट्स के बीच में जो रिलेशंस होता है उसको समझा जाएगा, उसको अंडरस्टैंड किया जाएगा। और इंटरनेशनल रिलेशंस में सबसे पहले जो थ्योरी इस सवाल का जवाब देती है वो लिबरलिज्म होती है। सबसे पहले लिबरल स्कॉलर्स के द्वारा इन सवालों का जवाब खोजा जाता है और लिबरलिज्म के द्वारा बोला जाता है कि ये सही है कि इंटरनेशनल रिलेशंस में पीस कोई इनएविटेबल कंडीशन नहीं है। इंटरनेशनल लेवल पर हमेशा वॉर की संभावनाएं बनी रहती हैं। और लिबरल स्कॉलर्स के द्वारा 3 प्रॉब्लम्स को डिफाइन किया जाता है, जिनका मानना है कि इन 3 प्रॉब्लम्स की वजह से ही स्टेट्स आपस में लड़ते हैं और इन तीनों प्रॉब्लम्स को अवॉइड किया जा सकता है। इट मीन्स वॉर को अवॉइड किया जा सकता है और यही सबसे बड़ा डिफरेंस है लिबरलिज्म और रियलिज्म में। अकॉर्डिंग टू रियलिज्म ना ही किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इंटरनेशनल लेवल पर किया जा सकता है और ना ही किसी वॉर को अवॉइड किया जा सकता है। बट यहीं लिबरल थिंकर्स बोल रहे हैं कि इन तीनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व अगर हम कर लेंगे तो इंटरनेशनल लेवल पर पीस को एस्टेब्लिश किया जा सकता है। फर्स्ट प्रॉब्लम है जो लिबरल्स के द्वारा बताई गई है वो है ऑटोक्रेटिक लीडर्स, जो कि हमेशा अपने सेल्फ इंटरेस्ट को परस्यू करना चाहते हैं। इन लीडर्स को हम तानाशाह भी कहते हैं। इन पर पब्लिक का कोई प्रेशर नहीं होता, इसलिए ये हमेशा वैसे डिसीजंस लेते हैं जो इनके पर्सनल गेन के लिए होते हैं। सेकंड प्रॉब्लम है सीक्रेट अलायंस सिस्टम। स्टेट्स अपने सेल्फ इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए दूसरे स्टेट्स के साथ सीक्रेट अलायंस किया करते थे, जो कि हमने वर्ल्ड वॉर 1 में देखने को मिलता है, जहां ऑस्ट्रिया और जर्मनी सर्बिया पर अटैक करते हैं। और चूंकि रशिया का सर्बिया के साथ सीक्रेट अलायंस होता है तो रशिया भी इस वॉर का हिस्सा बन जाता है। और ब्रिटेन और फ्रांस का भी रशिया के साथ सीक्रेट अलायंस होता है, तो बाद में ब्रिटेन और फ्रांस भी इस वॉर का हिस्सा बन जाते हैं। थर्ड और लास्ट प्रॉब्लम है ऑटार्की। ऑटार्की का मतलब होता है अपनी कंट्री को इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बना लेना और किसी भी कंट्री से कोई भी ट्रेड ना करना। अब इस कंडीशन में कंट्री को ये डर नहीं होता कि यदि वॉर हुई तो उसका ट्रेड रुक जाएगा या दूसरी कंट्री के साथ उसका कोई भी लेन देन बंद हो जाएगा, जिससे कि उसका इकोनॉमिकली कोई लॉस होगा। इसलिए इस कंडीशन में वॉर की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा हो जाती हैं। जैसे कि आप इसको हमारे करंट सिचुएशन से भी कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमारे इंडिया में मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए बोला है, जिससे कि हम अपनी जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं और डोमेस्टिक उनको ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे इन कंपैरिजन टू मल्टीनेशनल कंपनीज, या फिर जो विदेश से आई हुई कंपनीज हैं उनको कम प्रेफरेंस देंगे, जिसकी वजह से हमारा बाहर से लेन देन कम हो जाएगा। अब लिबरलिज्म के द्वारा इन तीनों प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन भी बताई गई है। फर्स्ट प्रॉब्लम का हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश करके सॉल्व कर सकते हैं। लिबरल स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग 2 डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कभी भी आपस में नहीं लड़ते और उनके बीच में वॉर होने की पॉसिबिलिटी ना के बराबर होती हैं, क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में लीडर्स पर पब्लिक प्रेशर होता है और वो कुछ भी अपने मन से ही डिसीजन नहीं ले सकते कि अगर उनका मन हुआ कि इस कंट्री से लड़ाई करनी है तो वो उस कंट्री के साथ वॉर डिक्लेयर कर दें। पहले उनको पार्लियामेंट में बिल को पास करवाना होता है, तभी वो कोई डिसीजन ले सकते हैं। इसलिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में लीडर्स पर पब्लिक का प्रेशर होता है। इसीलिए लिबरल्स के द्वारा इस प्रॉब्लम का सलूशन ये दिया जा रहा है। सेकंड प्रॉब्लम को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को एस्टेब्लिश करके सॉल्व किया जा सकता है, जहां पर फिर कोई सीक्रेट डिप्लोमेसी नहीं होगी और
और सारे अलायंस ओपन अलायंस होंगे और इसी बेस पर लीग ऑफ नेशंस को इस्टेब्लिश किया जाता है। लास्ट प्रॉब्लम को हम इकोनॉमिक से सॉल्व कर सकते हैं। जब स्टेट्स एक दूसरे पर ट्रेड और कॉमर्स के लिए डिपेंड होंगे तो वॉर जैसे कॉन्सिक्वेंसेस होने के चांसेस ना के बराबर हो जाएंगे, क्योंकि उससे जो मटेरियल लॉस होगा किसी भी कंट्री का वो बहुत ज़्यादा होगा। इसलिए कोई भी कंट्री आपस में वॉर करने का नहीं सोचेगा। देखिए, लिबरल थ्योरी ऑफ आईआर में दो लिबरल स्कॉलर्स का नाम काफ़ी फेमस है और मोस्टली इनके ही वर्क से हम लिबरलिज्म को अच्छे से समझते हैं। पहले हैं वुडरो विल्सन और दूसरे हैं माइकल डॉयल। पहले हम वुडरो विल्सन को देखते हैं। ये अमेरिका के एक प्रेसिडेंट भी थे और एक पॉलिटिकल थिंकर भी थे। ये कांग्रेस में अपने 14 पॉइंट को डिलीवर करते हैं। इन 14 पॉइंट में हमको इनके 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट को देखना है। यदि आप इनके इन 3 पॉइंट्स को समझ जाते हैं तो यही इनके 14 पॉइंट्स का सार है पूरा। फर्स्ट ये है कि अब इंटरनेशनल लेवल पर कोई भी प्राइवेट डिप्लोमेसी नहीं होगी या कोई भी सीक्रेट अलायंस नहीं होगा। जैसा कि आपने देखा था, इस सीक्रेट अलायंस की वजह से कैसे 2 कंट्री के बीच की लड़ाई वर्ल्ड वॉर 1 में तब्दील हो जाती है। इसलिए वुडरो विल्सन यहाँ सीक्रेट अलायंस के अगेंस्ट हैं। सेकेंडली, ओवरऑल वर्ल्ड में डेमोक्रेसी को लाया जाए और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश किया जाए। थर्ड, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश किया जाए और बाद में ऐसा ही किया जाता है। वुडरो विल्सन के इन 14 पॉइंट्स को पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में यूज़ किया जाता है और लीग ऑफ नेशंस को इस्टेब्लिश किया जाता है। यहाँ वुडरो विल्सन लीग ऑफ नेशंस के लिए कहते हैं, इट वुड टर्न द जंगल ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इनटू अ जू। मतलब कि ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के जंगल को, जहाँ कोई रूल्स नहीं है, जहाँ माइट इज़ राइट का रूल है, उसको एक जू में बदल देगा जहाँ कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होंगे जो कि स्टेट को कंट्रोल करेंगे। आइए अब देखते हैं माइकल डॉयल के बारे में। ये लिबरलिज्म के कोर प्रिंसिपल्स को समझाने के लिए अपनी 4 फोल्ड डायमेंशनल डेफिनेशन को देते हैं। आइए समझते हैं कि माइकल डॉयल की इस डेफिनेशन को। फर्स्ट पॉइंट में ये कह रहे हैं कि लिबरलिज्म के ये बेसिक प्रिंसिपल्स हैं कि लीगली सारे लोगों को इक्वली समझा जाए और कुछ बेसिक राइट्स हैं जैसे कि राइट टू एजुकेशन, फ्री प्रेस और रिलीजियस टॉलरेशन, ये सभी को इक्वल समान तरीके से दिए जाएं। सेकंड पॉइंट है जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, जहां लोगों के द्वारा उनके रिप्रेजेंटेटिव को चुनकर इलेक्ट करके पहुंचाया जाता है। उनके पास इतना पावर नहीं होना चाहिए कि वो उन लोगों के राइट्स को अब्यूज़ कर सकें जिन्होंने उन्हें वहां चुनकर भेजा है। इनका मतलब है कि अल्टीमेटली पावर जो है वो लोगों के हाथ में ही होना चाहिए। वो होता है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया, जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है। इसका मतलब होता है कि अल्टीमेटली पावर जो है वो लोगों के हाथ में ही है। वो अलग बात है कि असली में लोगों के हाथ में पावर हो या ना हो। चलिए तो बढ़ते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की तरफ, जो कि है अ की डायमेंशंस ऑफ द लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल इज द राइट टू ओन प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग प्रोडक्टिव फोर्सेस। यहाँ पर बोला जा रहा है कि राइट टू ओन प्रॉपर्टी जैसे राइट्स को भी इंपॉर्टेंस दिया जाता है लिबरलिज्म के अंदर। चलिए तो बढ़ते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट की तरफ। लिबरलिज्म एक ऐसे इकोनॉमिक सिस्टम को सपोर्ट करता है जो कि फ्री हो किसी रिस्ट्रिक्शन से भी और ब्यूरोक्रेसी से भी, और वो मार्केट फोर्सेस के द्वारा नेचुरली कंट्रोल हो। इट मींस मार्केट इज कंट्रोल्ड अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई। आइए अब देखते हैं कि क्या वो कोर थीम्स हैं लिबरलिज्म की। लिबरलिज्म मेनली किन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पीस को एस्टेब्लिश करना चाहता है। फर्स्ट, इंटरडिपेंडेंस लिबरलिज्म। यहाँ पर बोला जा रहा है कि यदि कोई 2 कंट्री एक दूसरे पर ट्रेड या कॉमर्स के लिए
पे डिपेंडेंट हो जाती हैं तो वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि इस वॉर या कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो मटेरियल लॉस होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, ट्रेड रुक जाएगा दो कंट्रीज़ के बीच में और इकोनॉमिक स्लो डाउन आ जाएगा। इसलिए कंट्रीज़ वॉर को प्रेफरेंस नहीं देंगी। इस इंटरडिपेंडेंस लिबरलिज्म के कॉन्सेप्ट को बाद में कोहनी और नाई के द्वारा बहुत फेमस किया जाता है और बाद में जाके ये खुद में ही एक थ्योरी बन जाती है जिसको वो कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस का नाम देते हैं। इन सब चीज़ों को हम आगे जाकर डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैंने इस सब का बेसिक आपको एक बार पता चल जाए इसलिए यहाँ पर रखा है। चलिए तो बढ़ते हैं हमारे दूसरे पॉइंट की तरफ, जो कि है लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म। यदि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट को बनाया जाएगा तब इस इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के थियोटिक कंडीशन को चेंज किया जा सकता है। यहाँ पर पर्टिकुलरली सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि जैसे वहाँ स्टेट ऑफ नेचर से निकलने के लिए एक सोवरेन अथॉरिटी को इस्टेब्लिश किया जाता है, वैसे ही यदि हम इंटरनेशनल लेवल पर किसी सोवरेन अथॉरिटी को इस्टेब्लिश करें तब इस केओटिक कंडीशन को बदला जा सकता है। यहाँ पर आपको स्टेट ऑफ नेचर का मतलब यदि नहीं पता तो मैं आपको बता दूँ, स्टेट ऑफ नेचर एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है जो कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में यूज़ की जाती है। स्टेट ऑफ नेचर वो कंडीशन होती है जहाँ पर कोई भी रूल्स या रेगुलेशन नहीं होते, माइट इज राइट रूल वहाँ पर फॉलो होता है, वहाँ जो ताकतवर होता है वही सही होता है। लास्ट है रिपब्लिक लिबरलिज्म। यहाँ पर हम इसको डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी भी कह सकते हैं। यहाँ लिबरल स्कॉलर्स के द्वारा बोला जाता है कि यदि हम सारी कंट्रीज में रिपब्लिक या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करते हैं तब वो नहीं होगी, क्योंकि दो डेमोक्रेटिक स्टेट्स आपस में कभी नहीं लड़ती, क्योंकि दोनों स्टेट्स के लीडर्स पर पब्लिक प्रेशर होता है जिसके अकॉर्डिंग उनको काम करना पड़ता है और वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए वॉर को प्रेफरेंस नहीं दे सकते। अब आप सभी को यहाँ पर अपने आप से एक सवाल पूछना है। आपने यहाँ तक लिबरलिज्म को पढ़ा और समझा, इनका मेन कंक्लूजन यही है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में स्टेट्स के बीच में पीस को स्टेब्लिश करना है। यदि इनके प्रिंसिपल्स सही होते और इनको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया जा सकता तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्यों होता। यदि इनके प्रिंसिपल सक्सेसफुल होते तो फिर कभी वर्ल्ड वॉर 2 होना ही नहीं चाहिए था। इस सवाल का जवाब जानने के लिए आप सभी को स्टैनली हॉफमैन का एक स्टेटमेंट समझना होगा, जहां पर वो कहते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स हैव बीन द नेमेसिस ऑफ लिबरलिज्म, द एसेंस ऑफ लिबरलिज्म, हॉफमैन कंटिन्यूज, इज सेल्फ रेस्ट्रेन, मॉडरेशन, कॉम्प्रोमाइज एंड पीस, वेयर एज द एसेंस ऑफ international politics is exactly the opposite, trouble, peace at best or the state of war। सबसे पहले आप सभी को नेमेसिस का मतलब समझना है। नेमेसिस का अर्थ होता है किसी का राइवल होना या फिर किसी का जस्ट अपोजिट होना। देखिए, इस स्टेटमेंट को समझने के लिए आपको वर्ल्ड वॉर 1 के एंड से मतलब कि 1919 से निकलकर वर्ल्ड वॉर 2 के बिगिनिंग में जाना होगा या 1930s और 1940s के बीच में जो भी घटनाएं घटती हैं उनको समझना होगा। अब हम 1930s और 1940s के बीच में आ चुके हैं जहां पर लिबरलिज्म इनकेपेबल हो जाता है उन घटनाओं को समझाने के लिए जो कि इस समय में घट रही थी। वुडरो विल्सन जैसे होप करते हैं कि डेमोक्रेसी पूरे यूरोप या पूरे वर्ल्ड में फैल जाएगी, पर इसके जस्ट अपोजिट डेमोक्रेसी पूरे वर्ल्ड में ख़त्म होती जा रही थी और किस तरीके से यूरोप या पूरी कंट्री में डिक्टेटरशिप या अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट फैलती जा रही थी, कैसे जर्मनी, इटली और एक एक करके सारी जगह से डेमोक्रेसी का पतन हो जाता है। और उसके बाद लीग ऑफ नेशंस भी फेल कर जाती है। जर्मनी जैसी कंट्री 1926 में लीग ऑफ नेशंस को ज्वाइन करती हैं और 1933 में लेफ्ट कर देती हैं। जापान जैसे देश 1933 में
लीग ऑफ नेशंस को छोड़कर चले जाते हैं। रशिया 1934 में लीग ऑफ नेशंस को ज्वाइन करता है और 1940 में रशिया को एक्सपेल कर दिया जाता है क्योंकि ये फिनलैंड पर अटैक कर देता है। यूएस, जहाँ के प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन ने खुद लीग ऑफ नेशंस की नींव को रखा, वो यूएसए खुद लीग ऑफ नेशंस को कभी ज्वाइन नहीं करता क्योंकि वुडरो विल्सन के इस बिल को सेनेट के द्वारा पास नहीं किया जाता। और लास्ट में सबसे बड़ा फेलियर जो कि लिबरलिज्म का है कि ये वर्ल्ड वॉर 2 को नहीं रोक पाता और वर्ल्ड वॉर 2 हो जाता है। इसीलिए लिबरलिज्म को आइडियलिज्म भी बोला जाता है। लिबरल स्कॉलर्स के द्वारा कभी भी खुद की थ्योरी को आइडियल नहीं बोला गया क्योंकि यदि आप ये एक्सेप्ट करते हैं कि आपकी थ्योरी आइडियल है, इसका मतलब आप ये मानते हैं कि आपकी थ्योरी प्रैक्टिकल नहीं है। इसलिए लिबरल स्कॉलर्स के द्वारा कभी भी ये नहीं माना गया कि उनकी थ्योरी जो है वो आइडियल है। ये आइडियलिज्म शब्द का प्रयोग बाद में जाकर रियलिस्ट स्कॉलर्स के द्वारा लिबरलिज्म के लिए किया जाता है। आइए तो अब जानते हैं कि किस प्रकार लिबरलिज्म और रियलिज्म के बीच में अलग अलग टाइम पर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं और कैसे अलग अलग समय के घटनाओं को ये दोनों समझाते हैं। किन समय की घटनाओं को लिबरलिज्म ज़्यादा अच्छे से समझाता है और किस समय की घटनाओं को रियलिज्म ज़्यादा अच्छे से समझाता है। तो शुरू करते हैं वर्ल्ड वॉर 1 से। जैसे कि आप सभी ने देखा कि वर्ल्ड वॉर 1 में मिलियंस लोग मारे जाते हैं और इसके लिए इंटरनेशनल रिलेशंस एक सेपरेट सब्जेक्ट बनाया जाता है जिससे कि हम सभी ये सब समझ पाएं कि कैसे दो कंट्रीज या दो स्टेट्स के बीच में रिलेशंस होते हैं और आखिर किसी को जब एब्सोल्यूट गेन नहीं होता तो स्टेट्स क्यों लड़ते हैं, क्यों वॉर को प्रेफरेंस देते हैं जबकि किसी को भी उससे एब्सोल्यूट गेन नहीं होता। इसीलिए इंटरनेशनल रिलेशंस को एज अ सेपरेट सब्जेक्ट रिकॉग्निशन मिलता है और उसकी फर्स्ट चेयर यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स यूके में इस्टेब्लिश की जाती है। और इंटरनेशनल रिलेशंस में वो पहली थ्योरी लिबरलिज्म होती है जो इन क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए आगे आती है और 1919 के समय को समझाती है। और उस समय की घटनाओं को समझाने के लिए लिबरलिज्म बेहतर थी क्योंकि उस समय कई कंट्रीज डेमोक्रेसी की ओर बढ़ रही थी। बट जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो जाता है और लिबरलिज्म के प्रिंसिपल्स सही नहीं होते, आखिर डेमोक्रेसी का यूरोप में काफ़ी जगह पतन हो जाता है और कई सारे स्टेट्स डेमोक्रेसी से ऑथोरिटेरियन या डिक्टेटरशिप की तरफ चले जाते हैं। तो लिबरलिज्म के प्रिंसिपल्स गलत साबित हो जाते हैं और रियलिस्ट स्कॉलर्स के द्वारा उसको काफ़ी क्रिटिसाइज किया जाता है। और 1939 की समय की घटनाओं को समझाने के लिए रियलिज्म सही होता है। उसके बाद लिबरलिज्म फिर से आता है जब यूनाइटेड नेशन 1945 में बनाया जाता है और इसके साथ एक नई उम्मीद आती है कि हाँ, लिबरल प्रिंसिपल्स सही हो रहे हैं और कंट्रीज एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना चाहती है। बट जल्द ही ये होप ख़त्म हो जाती है क्योंकि 1945 के बाद ही कोल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है यूएसए और सोवियत यूनियन के बीच में। उसके बाद 1990s में लिबरलिज्म फिर से हमें सही होते दिखता है जब सारी कंट्रीज ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ती हैं और एक दूसरे के साथ इकोनॉमिकली इंटरडिपेंडेंस हो जाती हैं। ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए सभी कंट्रीज एक दूसरे पर डिपेंड होती हैं। और इसी के बाद फ्रांसिस फुकुयामा अपना एंड ऑफ हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट देते हैं जहां पर वो बताते हैं कि लिबरलिज्म कैसे जीत जाता है कम्युनिज्म और सोशलिज्म से। पॉलिटिकल लेवल पर डेमोक्रेसी जीतती है कम्युनिज्म से और इकोनॉमिक लेवल पर कैपिटलिज्म जीतता है सोशलिज्म से। ऐसा फ्रांसिस फुकुयामा के द्वारा क्लेम किया जाता है। बट बाद में ये सब गलत साबित होता है जब 9/11 का हमला होता है अमेरिका के ऊपर और डेमोक्रेटिक कंट्रीज भी वॉर में कूद जाती हैं और यूएसए लड़ाई छेड़ देता है उन सारी कंट्रीज के खिलाफ जिससे कि उसको खतरा होता है। तो हमें इस कॉन्फ्लिक्ट को अच्छे से समझना है कि किस पॉइंट ऑफ टाइम पर रियलिज्म अच्छे से उस समय की घटनाओं को समझाता है और किस टाइम पर लिबरलिज्म उस समय की घटनाओं को अच्छे से समझाता है। तो आपको ये टाइमलाइन अच्छे से समझ लेनी है क्योंकि इसके बाद ही आप रियलिज्म, लिबरलिज्म, न्यू रियलिज्म, न्यू लिबरलिज्म को अच्छे से समझ पाएंगे।
तो इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। इस लेक्चर का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।